हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो डिसिप्लिन कोर्स जो है, जिसके अंदर एजुकेशन की जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो सेमेस्टर थर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीबीसीएस वाले, उनके लिए आप लेसन 2 यहाँ पर जो है वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए, स्त्री एवं आधुनिक शिक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेसन के हम लोग थोड़ा सा पहले एक इंट्रो लेते हैं कि इस लेसन में आखिर है क्या। तो ये जो लेसन था वो पूरा का पूरा स्त्री के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले बोला गया है कि जो ब्रिटिशों का आगमन हुआ जब भारत के अंदर, तो वो एक अभिशाप था। ठीक है। और उसी के साथ साथ ये वरदान भी साबित हुआ। अब उपनिवेशवाद, उन्होंने क्या करा, उपनिवेशवाद ने स्वदेशी लोगों को उनकी भूमि और संस्कृति से वंचित कर दिया। और ब्रिटिश वैज्ञानिक शिक्षा, पाश्चात्य विचार और शिक्षा की एक नई प्रणाली लेकर आए। तो ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जो ब्रिटिशों ने हमारे भारत पर 200 वर्षों तक जो है राज किया, तो ये एक कहीं ना कहीं अभिशाप भी रहा और दूसरी तरफ से वरदान क्यों रहा, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता की पश्चिमी अवधारणा ने भारत के बुद्धिजीवियों को हिलाकर रख दिया। अब हुआ क्या कि भाई बंगाली भद्रलोक मुस्लिम समाज की अपेक्षा ब्रिटिशों की संस्कृति और शिक्षा प्रणाली के प्रति अधिक आकर्षित होते थे। अब अंग्रेजों के आगमन से पहले क्या हुआ कि मुसलमानों ने भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शासन किया। जितने भी भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर क्या करा, इन्होंने शासन किया। लेकिन ब्रिटिशों के आगमन ने उनके आधिपत्य को प्रत्येक क्षेत्र से समाप्त कर दिया। ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने क्या करा कि जो उनका उनका जहां पर भी आधिपत्य था, जहां पर भी उनकी हुकूमत थी, वहां से उन्होंने उनको उनके क्षेत्र को समाप्त कर दिया और भारत के अन्य समुदायों की तुलना में वो बहुत पिछड़ गए। तो ये आपका इस चैप्टर का क्या है, ये इंट्रो है कि किस तरीके से हमारे जो ब्रिटिशी जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, भारत के लिए अभिशाप भी साबित हुए और वरदान भी साबित हुए। तो अब इसी के अंदर हम छोटा सा और थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं कि हालांकि ये देखा गया है कि दोनों समुदाय में कई शैक्षिक कार्यक्रम और सुधार आंदोलन को शुरू किया गया था, लेकिन इन सुधारों का उद्देश्य किसी भी तरह से प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर चोट करना नहीं था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है, तो ये आप जानते होंगे, पिता का शासन, उसको हम क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मकता। ठीक है। माता का शासन शासन तो मातृसत्तात्मकता। तो ये माता का जो शासन था ये तो बहुत ही ज्यादा कम देखा जाता है, परंतु जो पितृसत्तात्मकता थी ये बहुत ज्यादा थी। तो भारतीय पितृसत्ता और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के बीच एक रूपता जैसी स्थिति पाई जाती है। अब ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि जहां अपना शासन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को तैयार करना था, वैसे ही मेकाले के शब्दों में परिलक्षित होता है कि हमें वर्तमान में एक ऐसा वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लाइन कह रही है कि हमें वर्तमान में एक ऐसा वर्ग बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच व्याख्याकार की भूमिका निभा सके जिन पर हम शासन करते हैं। ये लाइन जो है वो किसके शब्दों में है, ये लाइन है मेकाले के शब्दों में। ठीक है, शब्दों में व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपने स्वाद में, दृष्टिकोणों में, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। ठीक है, इन सब चीजों का वो वर्णन कर सके। तो इसी तरह का उद्देश्य भारतीय पितृसत्ता के प्रति भी रखा गया। और जहां औपनिवेशिक सत्ता की सेवा करने वाले पूंजीपति पुरुषों के लिए उपयुक्त साथी पर तैयार किए जाने थे। तो अब यहाँ क्या हुआ, जैसे कि हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी अंग्रेज थे, इन्होंने क्या करा था कि इन लोगों ने शिक्षा का प्रचलन क्यों किया भारत में, क्योंकि ये लोग जानते थे कि जो शासन करना है उसके लिए इनको, जो इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है, इनको ये चीज जो है बहुत ज्यादा हर्डल बनेगी अगर ये लोग इन सब इस चीज को अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने सोचा कि बाहर से अगर हम लोग जो है एजुकेटेड पर्सन बुलाते हैं, बाहर से अगर हम लोग बंदे हायर करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि यहीं पे जो है ये शिक्षा का प्रचार इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपकी बात रही सारी की सारी किस चीज की, कि हमारे इस वाले लेसन के अंदर किस तरीके से शिक्षा के बारे में और स्त्री के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि समितियों और आयोगों की सिफारिशें क्या थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, दुर्गाबाई देशमुख समिति। दुर्गाबाई देशमुख समिति जो थी वो 1959, जिसको हम बोलते हैं 1959 के अंदर आई थी। अब ये समिति जो है, इस समिति का क्या काम था, तो देखिए इसने क्या करा, इस समिति ने महिलाओं के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण और विस्तृत सिफारिशें, जैसे लड़कों और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम, इक्वल जो है यहाँ पर इन्होंने बात की है, इक्वल रखने की पाठ्यक्रम को। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है कि ज्यादा जो अटेंशन किस पर देनी है वो आपको देनी है, ये जो महिला शिक्षा है उसके ऊपर आपको ज्यादा अटेंशन देनी है। तो ये जो बात की गई है वो किसमें की गई है,
ये बोली गई है दुर्गाबाई देशमुख समिति के अंदर, जिसको 1959 के अंदर स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, ऐसी कई समितियां और हैं, और इसी समिति के अंदर तक अगर आप देखेंगे आगे तो 1974 में समिति ने समानता के समक्ष महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब उसमें क्या हुआ कि जो साक्षरता यानी कि जो पढ़े लिखों की जो दर थी, महिलाओं की घटती संख्या और उच्च मृत्यु दर का उल्लेख किया गया है कि भी महिलाओं की घटती संख्या, महिलाएं कम हो रही हैं, क्यों हो रही हैं कि भी जो साक्षरता है, तो साक्षरता का मतलब क्या है कि भाई शिक्षित होना, कि पहले महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। अब हुआ क्या आगे जाकर कि भाई उन्होंने 1974 में समिति के अंतर्गत ये बात प्रस्तुत की है और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें बोला गया है कि साक्षरता की जो निम्न दर है और महिलाओं की घटती संख्या जो है, और सबसे बड़ी बात कि उच्च मृत्यु दर, महिलाओं को बहुत ज्यादा मार दिया जाता है, वो मर रही है, क्या कारण था, ये सब चीजें इस समिति के अंदर दिखाया गया था। अगर हम बात करें दूसरी समिति की, तो समिति नंबर 2 जो है वो आपकी हंसा मेहता समिति। अब हंसा मेहता समिति जिस समय हम बात करें तो कोठारी शिक्षा आयोग भी आया था। अब ये क्या था, इन्होंने वांछित समान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तक आगे भी जारी रहा। प्रोग्राम ऑफ एक्सेशन 1992 में जाकर संशोधित किया गया। संशोधित का मतलब क्या होता है, बदलाव करना किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज के अंदर जोड़ना या बदलाव करना, तो उसे हम संशोधन या फिर संशोधित कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमारी तीसरी समिति थी, तीसरी समिति किस चीज के ऊपर है, वो राममूर्ति समीक्षा समिति थी। अब इस समिति को 1990 में लाया गया। ये एक बौद्धिक और मानवीय समाज की ओर अग्रसर, अग्रसर का मतलब आगे, ठीक है, इस पर बल दिया गया और ईंधन, पानी, पशुओं के चारे और शिशु देखभाल जैसी सहायक सेवाओं को प्रदान करने और समस्त शैक्षिक संस्थाओं में 50% लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई कि भाई किसी भी अगर हम संस्था की बात करें तो उसमें 50% जो है वो लड़कियां होंगी ही होंगी। तो ये राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 के अंदर कहा गया था। 3 समिति हमने पढ़ी, अब हम इसमें पढ़ते हैं जो हमारी चौथी समिति है वो क्या कहती है। तो चौथी समिति है हमारी महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति। अब महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति की बात करें तो ये 2001 के अंदर आई थी। इसमें बताया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं को सशक्त बनाना था कि इन पर कौन कौन सी बातें थी जिस पर जोर दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, निश्चयात्मकता और किफायती और अविस्मरणीय रूप से कारगर नीतियों के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना है कि भाई निश्चय, किफायती हो और अविस्मरणीय हो, यानी कि जिसको स्मरण किया जा सके। तो ये जो सकारात्मक वातावरण तैयार करना, ताकि क्या हो, महिलाओं के संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, कि भाई उनके लिए जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल खुल सके। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या था कि महिलाएं जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और दीवानी सभी क्षेत्रों के मौलिक अधिकारों तथा कानूनी मानव अधिकार जैसे अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम, क्योंकि पहले क्या होता था और अब भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ अधिकार तो हैं बट उन अधिकारों को सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान की पुस्तक के अंदर ही देखा जा सकता है कि उस बुक के अंदर संविधान के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है, परंतु वो संविधान जो है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि किताब तक ही सीमित रह गया है। तीसरा पॉइंट है महिलाएं सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, चिकित्सीय सुविधाएं मिले, करियर और रोजगार संबंधी मार्गदर्शन मिले और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें, इसकी योजना करना। तो ये महिला सशक्तिकरण की नीति जो थी 2001 के अंदर उसमें बताया गया है। नंबर 4, एक ऐसी कानूनी व्यवस्था विकसित करना जो कि महिलाओं के साथ साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करे, जो भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सब चीजों को वो दूर कर सके। तो ये आपका रहा इसमें समिति नंबर 4 का चौथा पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो 5th पॉइंट है वो क्या कहता है, महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले सभी तरह के भेदभाव को दूर करके उनके प्रति समाज के नजरिए को बदलना। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो क्या समझती है, यानी कि जो हमारा समाज है, समाज जो है वो स्त्री और पुरुष या फिर हम बात करें लड़का या लड़की को अलग अलग समझते हैं, लड़का या फिर लड़की, कि भाई जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती और जो काम लड़की कर सकती है वो लड़का कर सकता है। कुछ जगह पर इस तरीके की टिप्पणियां दी जाती है परंतु ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया था कि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले जो सभी प्रकार के भेदभाव हैं उनको दूर करना है और जो समाज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, उसको चेंज करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रुकैया सुल्ताना के बारे में। अब जैसे कि अभी हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसी कई विचारक यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले अब जैसे
नंबर 1 पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, रुकैया। अब जो ये रुकैया सुल्ताना है ये है कौन, इनका क्या यहाँ पर जो है योगदान रहा, तो ये सब हम जरा आगे की उसमें जो है देखते हैं और समझते हैं कि औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता के इतिहास में बेगम रुकैया, जो कि 1880 से लेकर 1932 तक इनका जीवन चक्र रहा, और इन्होंने छवि ध्रुव तारे की तरह ही रही है, और जिन्होंने हमेशा अपनी जाति का मार्ग प्रशस्त किया। रुकैया जो थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये एक ऐसी महिला थी जिसको अगर जितना धन्यवाद बोला जाए उतना कम है, कि जितने भी मुस्लिम जो भाई बहन हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मुस्लिम लड़कियां थी, ठीक है, मुस्लिम लड़कियों तक शिक्षा के क्षेत्र तक पहुंचाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बहुत ज्यादा इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, और उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा में वह छिपी हुई शक्ति है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है। कि महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगी। असत्य और अहितकर विश्वास के आधारहीन भय से उन्हें मुक्ति दिला सकती है। कि अगर वो बात करे कि भाई उनके अंदर जो विश्वास नहीं है या फिर आधारहीन भय जो उनके अंदर है, डर है, तो इससे भी वो मुक्ति दिला सकती है। समाज में उन्हें मनुष्य का दर्जा दिला सकती है, क्योंकि मनुष्य का दर्जा बताया गया कि स्त्री क्या है, सिर्फ एक जो है पहले बहुत ही ज्यादा एक प्रचलित व्याख्या थी जिसके अंदर बोला गया था कि स्त्री को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन और घर के अंतर्गत कार्य करने के लिए एक नौकरानी के तौर पर देखा जा सकता था। परंतु जब से शिक्षा का प्रचार हुआ और रुकैया बेगम ने जो है यहाँ पर शिक्षा को प्रचारित किया, तो उसके बाद से मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना सीख लिया। यही कारण है कि उन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान अविभाजित बंगाल के मुस्लिम समाज में महिला शिक्षा का अग्रदूत भी माना जाता है। अब इनकी जो जीवन रेखा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि इनकी जीवन रेखा क्या है। कि रुकैया का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ, रुकैया का जन्म सन 1880 बंगाल में रंगपुर जिले के पेरबोंद गांव में हुआ है। अब परिवार की अन्य स्त्रियों की भांति ही वह भी 5 वर्ष की अवस्था में से ही पर्दे में रहने लगी। ठीक है, क्या होता है आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम जो गर्ल्स होती हैं उनको जो है ना बुर्के में रखा जाता है। ठीक है, कि जो वो जो लड़कियां हैं जब बाहर भी निकलेंगी तो वो बुर्के में निकलेंगी। उस समय स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति नहीं थी, लेकिन रुकैया को शिक्षा प्राप्त करने की अदमत इच्छा थी, यानी कि उनके अंदर बर्निंग डिजायर थी कि बस मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो रुकैया के भाई ने उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी की शिक्षा दी। अब हुआ क्या कि 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी, और जिससे तय हुई वह 40 वर्ष के विदुर थे। सोचो आप कि भाई उस समय कितनी ज्यादा मतलब जो है रूढ़िवादी सोच हुआ करती थी और किस तरीके से लोग सोचा करते थे। एक 16 साल की लड़की की शादी कराई गई कितने साल के लड़के से, 40 साल के। अब उनके पति खुले विचारों के थे और उन्होंने रुकैया की शिक्षा के लिए प्रयास भी किया, परंतु हुआ क्या कि चलो वो बाइलक उनको एक चीज अच्छी मिली कि जो रुकैया के जो हस्बैंड थे वो 40 साल के तो थे, पर वो थोड़े से समझदार थे और उन्होंने बिल्कुल खुले विचार से उसका समर्थन किया और उन्होंने रुकैया के लिए शिक्षा की व्यवस्था दी। अब परिणाम स्वरूप हुआ क्या, रुकैया ने क्या करा, लेखन की शुरुआत की। अब यह लेख समय समय पर प्रकाशित होते रहे, और पर कुछ अज्ञात कारणों से रुकैया के पति का निधन हो गया। अब इस घटना से बेहद दुखी हुई और उन्होंने हार नहीं मानी। वास्तव में उनके मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अद्भुत विचार थे। भाई देखो यहाँ पर हार मानने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब उनके हस्बैंड ने, जहाँ दुनिया उनका साथ नहीं दे रही, अब जब 40 साल के उस व्यक्ति ने उनका साथ दिया, उसके बाद में उनको जो है मौका मिला कि वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं कि उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट कर बहुत अच्छा किया। तो ये रुकैया बेगम के बारे में एक छोटा सा हल्का सा जीवन रेखा के बारे में मैंने आपको बताया है। आगे का मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको अब जो है इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर करने हैं। तो इसमें एक चीज और देख लेते हैं बस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो शिक्षा की जरूरत को पहचानती थी और लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना भी की। हृदय रोग के कारण 9 दिसंबर 1932 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए मैंने आपको क्या बताया कि शिक्षा के योगदान में रुकैया बेगम ने मुस्लिम लड़कियों के लिए और सभी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा जो है कदम उठाया, और उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना भी की। और हुआ क्या, बाद में इनको थोड़ी दिल की बीमारी हुई जिसके कारण 9 दिसंबर 1932 में इनकी मौत हो गई। अब यह उनकी महानता थी कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक को बंगाल की महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसी महिलाओं के लिए दिल से सैल्यूट निकलता है कि जिन्होंने खुद इतने अभाव में रहने के बाद और इतने ज्यादा कठोर समाज में रहने के बाद दूसरी महिलाओं के बारे में सोचा। अब रुकैया बेगम के बाद अगर हम बात करें, तो रुकैया बेगम के बाद में भी और भी इसमें जो है नाम दिए गए हैं।
तो एक परिभाषा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रुकैया शिक्षा को कुछ इस तरीके से परिभाषित करती हैं। उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। उन्होंने बोला कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य संपूर्ण शिक्षा से है। शिक्षा का मतलब कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि संकुचित शिक्षा है। उन्होंने क्या कहा, व्यापक तौर पर है, बिल्कुल फैली हुई शिक्षा है। व्यापक शिक्षा। कुछ किताबें पढ़ने और कुछ पंक्तियां लिखने को मैं वास्तविक शिक्षा नहीं मानती। मैं एक ऐसी शिक्षा की पक्षधर हूँ जो नागरिकों को उनके अधिकार दिला सके। तो वो कहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हो, यू आर एजुकेटेड एंड यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर दैट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ योर राइट्स। और अगर आपको ये लगता है कि भाई आप पढ़े लिखे हो बट आपको कुछ भी राइट्स के बारे में नहीं पता, या फिर अपने राइट्स आप नहीं ले सकते हो, एक दूसरे को नहीं दिला सकते हो, देन यू आर अनएजुकेटेड अकॉर्डिंग टू रुकैया बेगम। तो रुकैया बेगम का कहना क्या है कि वास्तविक शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ किताबें पढ़ ली और कुछ पंक्तियां लिख दी, बल्कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कि वो बोलती हैं कि मैं उस शिक्षा के पक्षधर में हूँ जो नागरिकों को उनके अधिकार दिला सके। तो आई होप आपको रुकैया बेगम के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो उनके जो शिक्षा के दर्शन है, शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य है, तो ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने वाले हैं पंडिता रमाबाई। ये नंबर 2, जबकि मैंने आपको बताया कि हमारे जो लेसन है वो पूरा का पूरा वो स्त्री शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्त्री शिक्षा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो स्त्री शिक्षा के अंतर्गत हम पंडिता रमाबाई का नाम कैसे भूल सकते हैं। तो वीडियो को जरा हम थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो पंडिता रमाबाई का पूर्व जो जीवन है वो कैसे रहा, और वो कौन थी, और उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए शिक्षा में क्या योगदान दिया। तो पंडिता रमाबाई का पूर्व जीवन। पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोगरे, जो कि संस्कृत के विद्वान थे और उनका दृष्टिकोण आधुनिक था। यानी कि जो उनका दृष्टिकोण था, आप जैसे कि यहाँ पर देखिए दृष्टिकोण, इसको हम परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, या फिर हम उपागम भी कहते हैं, उपागम, ठीक है, इसको हम नजरिया भी कहते हैं। तो परिप्रेक्ष्य कहिए, उपागम कीजिए, दृष्टिकोण कहिए, या फिर नजरिया कहिए, तो सबको सेम होता है। तो जो पंडिता रमाबाई के जो पिताजी थे, जिनका नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे, वो संस्कृत के विद्वान थे। उनका दृष्टिकोण आधुनिक था। उनके पिता ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने की अनुमति दी थी। देखो, सबसे बड़ी बात कि समाज में जब एक स्त्री कभी भी वो एक निश्चित आयु पूरी कर लेती है, 18 या 20, तो उसके बाद में अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके नाते रिश्तेदार सब उसके ऊपर टिप्पणियां करने लगते हैं, उसके परिवार पर जो है टिप्पणियां करने लगते हैं, उनके परिवार वालों को जो है कई प्रकार की राय देने लगते हैं कि बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीजों को भी देखते हुए उनके पिताजी जो है वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक दृष्टिकोणी वाले थे, और उन्होंने क्या करा, उस समय की बात है जिस समय हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तो उस समय इन्होंने क्या करा, अपनी बेटी को आजीवन आजीवन अविवाहित रहने की भी अनुमति दे दी, और वह उन्हें पौराणिक संस्कृत में पढ़ाया करते थे। जब रमाबाई के पिता का देहांत हुआ तो वो 16 वर्ष की थी। वह संस्कृत जानती थी, और वे अपने भाई समाज सुधार और शिक्षा पर भाषण देते हुए देश भर में यात्राएं करते हैं। ठीक है, उनके जो भाई हैं वो समाज सुधार को लेकर और शिक्षा पर भाषण देते हुए देश भर में यात्राएं करते हैं। जब उनके भाई की मृत्यु हुई, जब उनके भाई की मृत्यु हुई तब वह अकेली पड़ गई, और उन्होंने अपने एक करीबी मित्र से विवाह कर लिया। अब देखिए क्या हुआ कि स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा हुआ कि भाई जो रमाबाई थी, उनके पिताजी जो होते हैं बहुत ज्यादा आधुनिक विचारधारा वाले थे, उन्होंने उनको आजीवन अविवाहित रहने की अनुमति भी दे दी थी। और जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो वो उस समय 16 वर्ष की थी, संस्कृत जानती थी, और उनके भाई समाज सुधार और शिक्षा पर भाषण देते हुए देश भर में यात्राएं करते थे। जब उनके भाई की मृत्यु हो गई तो वो अकेली पड़ गई, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी जब वो 16 साल की थी। उसके बाद में उनके भाई की मृत्यु हो गई, और उसके बाद एक करीबी मित्र से उन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, यानी कि शादी कर ली। अब पंडिता रमाबाई जो थी वो 1858 के अंतर्गत उनका जन्म हुआ, और 1922 में उनका देहांत हुआ। ये उनका जीवन चक्र था, और आधुनिक भारत की एक महान स्त्री थी।
तो जैसे कि अगर हम बात करें रुकैया बेगम के बारे में, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिए, वहीं हम बात कर रहे हैं पंडिता रमाबाई के बारे में, जिन्होंने महिलाओं की स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिए। विशेष तौर पर रमाबाई स्त्री अधिकार और समाज सुधार की विशेषज्ञ थी। वह एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज के लिए लिंग सुधार की पक्षधरता ली। वो एक अकेली ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या देखा कि समाज, परिवार या फिर अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, संबंधी, भाई बहन, किसी का भी पक्ष नहीं लिया। और रमाबाई ने सीमाओं को लांघ कर अपने शिक्षा और मिशनरी संबंधी गतिविधियों के उद्देश्य में पितृसत्ता को चुनौती दी। और तो अपने समय में वह सर्वाधिक विवादित और उच्च जाति महिला बनी। इसलिए समय के साथ उनका नाम आधुनिक भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर उसके बाद में भी क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनका नाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा उनका नाम प्रचलित हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिक भारतीय इतिहास के पन्नों से वो मिटता चला गया। उसके बाद में पंडिता रमाबाई एक सुशिक्षित और मार्गदर्शक महिला कार्यरत थी। उन्होंने भारत में स्त्री शिक्षा के इतिहास में नवीन अध्याय जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि भाई वो भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उन्होंने जो है योगदान दिया। उन्होंने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है पितृसत्ता को ही चुनौती दे दी। अब पितृसत्ता का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पिता का शासन होता है। अब कोई महिला जब इस चीज के विरोध खड़ी होगी तो सिंपल सी बात है कि समाज उसका सपोर्ट नहीं करेगा। तो धर्मशास्त्र के अध्ययन ने रमाबाई को इस घृणा भाव से अवगत कराया जो प्रत्येक जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुषों के प्रति रखा जाता था। महिलाओं की भांति ही शूद्रों को भी धार्मिक कृत्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी, जो उच्च जाति के लोग कर सकते थे। रमाबाई ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस भेदभाव को नकारा जब उन्होंने विपिन बिहारी नामक शूद्र के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब हुआ क्या कि उन्होंने जो है किससे शादी किससे की, उन्होंने विपिन बिहारी नामक जो एक व्यक्ति था जो कि शूद्र से था, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था में, और उनसे उन्होंने शादी कर ली। और उसके बाद इस तरह उन्होंने इस मान्यता का भी खंडन किया कि ऐसी कोई मान्यता नहीं है। और नागरिक पंजीकरण में अंतर जातीय विवाह करने के कारण विपिन को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। बाद में क्या हुआ कि भाई इन्होंने क्या करा कि नागरिक पंजीकरण के अंदर जब इन्होंने अंतर जातीय विवाह वहां पर किया कि दूसरी जाति के अंदर, तो क्या हुआ, तो इनको बहिष्कृत कर दिया गया, इनके जो हस्बैंड थे। और विवाह के 2 वर्षों के उपरांत ही विपिन की मृत्यु हो गई और रमाबाई को 24 वर्ष की अवस्था में ही विधवा जीवन व्यतीत करने को विवश कर दिया। तो ये थी स्टोरी रमाबाई के बारे में। और रमाबाई का जो शैक्षणिक जीवन रहा, उन्होंने जो है सोशल रिफॉर्मर थी वो, जिन्होंने बहुत कुछ किया महिलाओं की शिक्षा को लेकर। तो ये आप लोग इतना कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर पंडिता रमाबाई के शैक्षणिक प्रयास जो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि उनके महत्वपूर्ण योगदान क्या थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी है जानना, वो ये है कि रमाबाई स्त्री के अधिकारों के लिए लड़ी थी। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था। 1881 में उन्होंने जो है रमाबाई ने महिलाओं को आर्थिक स्थिति हेतु पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो इस प्रकार के जो है उनके योगदान है जिनको हम भुला नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाएगी ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के शैक्षणिक प्रयास थे। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना ज्ञान खो गया, ज्ञान के बिना नैतिकता खो गई, और नैतिकता के बिना विकास हो गया, विकास के बिना धन खो गया, धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गए, और शिक्षा के अभाव में कितना कुछ हो गया। तो ये जो लाइनें हैं, जितने भी बड़े बड़े विचारक विद्वानों ने जब लाइनें अपनी शेयर की है, तो इनका सिर्फ एकमात्र एक उद्देश्य हुआ करता था कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिससे कि आप हर कुछ बदल सकते हैं। ये शब्द ज्योतिबा फुले के थे, जिनका जन्म पुणे में 1827 माली नामक शूद्र जाति में हुआ था। अब वो एक ब्राह्मण मित्र की शादी में भाग लेना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। फुले एक रिवाजी शादी की बारात का भाग बने, और पर बाद में उनके मित्र के अभिभावकों ने उन्हें ऐसा करने पर फटकारा और उनका अपमान भी किया। उन्होंने कहा कि वह निम्न जाति के हैं तो उन्हें इस रिवाज से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। इस घटना से फुले की जाति व्यवस्था में निहित अन्याय का भान हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि निरक्षरता के चलते शूद्र बर्बाद हुए हैं और उन्हें हर तरह के पतन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इन सब चीजों को बदलना है तो सबसे पहले उनको शिक्षित होना पड़ेगा।
तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।